नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बहुत पहले ही जिक्र किया था मैंने कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा और उसकी उपलब्धियां अब तक क्या रही हैं उसकी चर्चा करूंगा। कुछ तथ्य, कुछ आंकड़े जो इंटरनेट को खंगालने के बाद मिले हैं उनको ज़रूर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। दरअसल 2014 में जब प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, तो उन्होंने ये कहा था कि किसानों, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है, भारत का सकल घरेलू उत्पाद है, यानी कि पूरी आय की जो व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है, उसमें एग्रीकल्चर का योगदान बहुत अहम है। और ये सब हम सभी जानते हैं कि अगर हम निर्यात को छोड़ भी दें, अगर भारत की जो कृषि उपज है उसको निर्यात करना छोड़ भी दें, तो भारत का ही बाज़ार इतना बड़ा, इतना विशाल है कि उसको अगर सही ढंग से समुचित तरीके से अगर उसके लिए खाद्यान्न का उत्पादन करना है, आपूर्ति करनी है, तो बहुत व्यवस्थित कृषि व्यवस्था की ज़रूरत हमारे देश में होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 2016 में ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की जाएगी और 2016 में इसकी शुरुआत हुई। रबी और खरीफ फसलों, दोनों फसलों के लिए, और साथ ही साथ बागवानी, यानी कि जो वाणिज्यिक फसलें हैं जिनमें आप फल की खेती करते हैं, अंगूर, संतरा, सेब, मौसमी अनार, इन सभी, और केला, इन सभी फलों की खेती है, उनके लिए साल भर की अवधि का एक बीमा चक्र, बीमा साइकिल तैयार किया गया। और रबी फसलों के लिए, खरीफ फसलों के लिए 2 चक्र साल भर में तैयार किए गए। और बहुत अच्छी पहल थी, बहुत अच्छी प्लानिंग थी। लेकिन जब सिस्टम पूरा ख़राब हो, जब पूरा सिस्टम ही इस बात के लिए तैयार ना हो, तो आप उस प्लानिंग को, उस योजना को पूरी तरह से धरातल पर उसे मूर्त रूप दे पाएंगे, उसका फ़ायदा उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं जिनके लिए ये योजना लाई गई है, ये संदेह के घेरे में रहता है। और यह हम सभी जानते हैं, हमारे देश का सिस्टम इतना लचर है आज भी कि अभी भी पूरे सिस्टम में भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है, और इसकी खबर सबको है। और कई बार तो जो निगरानी रखने वाली संस्थाएं होती हैं वो खुद आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी होती हैं। तो ऐसे में जो आम नागरिक है, जो पीड़ित है, उसकी पीड़ाओं को सुनने वाला, कह सकते हैं उसकी शिकायतों को सुनने वाला कोई नज़र नहीं आता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मकसद ये था कि सरकार एक मुश्त पैसा बीमा कंपनियों को दे देगी। उसमें सरकार ने केंद्रीय स्तर पर योजना तो ला दी, अब उसमें राज्यों की जिम्मेदारी थी कि राज्य उसको किस तरह से अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करते हैं, राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। इसमें कई राज्यों ने जब लूप होल्स देखे, तो कुछ राज्यों ने तो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं किया, यानी उस योजना को अपने अपने राज्य में इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुए। और कुछ राज्य तैयार हुए थे तो बाद में वो एग्जिट कर गए, कुछ राज्य बाद में फिर से उन्होंने एंट्री ली। बात करूं गुजरात की, तो गुजरात इससे बाहर हो गया था। उसने कहा कि ये बहुत बड़ा बर्डन बन रहा है एक्सचेकर पर, क्योंकि डिटेल में मैं बताऊंगा। दरअसल रबी फसल के लिए 1.5% और ख़रीफ फसल के लिए 2% किस्त, जो प्रीमियम है, वो मात्र उतना किसानों को देना होता है। मान लीजिए कि अगर 100 रुपये किसी फसल की किस्त आ रही है, तो 100 रुपये में किसान को मात्र 2 रुपये देना है खरीफ के लिए और 1.5 रुपये देना है गेहूँ यानी रबी फसल के लिए। तो ऐसे में जो 98% या 98.5%, 98.5% या 98% की जो किस्त बचती है, उसमें आधा राज्य को देना होता है और आधा केंद्र सरकार को। इसमें ओवरऑल अगर हम देखें तो 2017-18 के जो आंकड़े नेट पर मैंने देखा, 16 में लाई गई योजना और 2017-18 में जब इम्प्लीमेंट हुई, तो उस दौरान सरकार की तरफ से लगभग 16,000 करोड़ रुपए इसमें दिए गए, इसमें लगाए गए। इसमें ये बीमा योजना काम कैसे करती है, इसको सरल ढंग से समझ लीजिए। पहले ये होता था कि बीमा कंपनी किसान के पास जाती थी और वो कहती थी कि आप इस 1 एकड़ की फसल के लिए 2,000 रुपये का बीमा मुझसे करवा लीजिए, और आपकी फसल अगर ख़राब हो जाएगी तो इसका मुआवजा जो बनता है सरकार की तरफ से जो तय किया गया है, वो मैं दूंगा। और इसमें सरकार ने देखा कि थोड़ा लूप होल है। लूप होल मतलब कि कई बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट, क्योंकि निजी कंपनी है और उसने अपने जेब से अगर मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में 10 लोगों को बीमा दिया है और 10 लोगों से उसने पैसे प्रीमियम के रूप में लिए मात्र 20,000 रुपये, और उसको क्लेम के रूप में देने पड़ गए 2 लाख रुपए, तो उसको तो बड़ा घाटा हुआ। और
ऐसे और अगर वो उसने क्लेम का सेटलमेंट नहीं किया, निपटारा नहीं किया, तो सरकार की तरफ से उस पर उंगली उठेगी या फिर आम लोग उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप अपनी जेब से किस्त देते हैं तब निश्चित तौर पर आप जवाबदेही की डिमांड करते हैं। लेकिन अगर आपने किस्त दी ही नहीं है, जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के केस में है, तो आप अपने क्लेम के बारे में आप ज़्यादा प्रयास नहीं करेंगे। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। जब आपकी जेब से पैसा नहीं जाता है और फसल मौसम की आपदा के कारण नष्ट हो जाती है, तब आप सरकार के पास या फिर बीमा कंपनी के पास जाते नहीं, ज़्यादा प्रयास नहीं करते हैं। देखिए, एक राज्य को एक कंपनी दी गई। अब कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वो ब्रोकर, जो दलाल होते हैं, ब्रोकर एजेंसीज होती हैं, मीडिएटर भी कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना बड़ा मैन पावर नहीं है कि गांव-गांव, खेत-खेत, खलिहान-खलिहान पहुंचे और किसानों से मिले, बात करे और बीमा उनसे लेने के लिए कहे। तो ऐसे में उनको ब्रोकर की ज़रूरत पड़ी और वो ब्रोकर जो पहले से ही बीमा के क्षेत्र में काम कर रहे थे, उनको उन्होंने अपना सहयोगी बनाया, या जो नए उभर कर आए, उन्होंने उनको अपना सहयोगी बनाया और उनके माध्यम से उन्होंने बीमा बेचने की शुरुआत कर दी। अब बीमा बेचने की प्रक्रिया जो थी, क्योंकि इसमें अब बात आई, जब सरकार ने ये योजना शुरू कर दी तो बात आई कि कंपनी का फ़ायदा इसमें ज़बरदस्त होगा। कैसे होगा कि आक्रामक रूप से बीमा कंपनियों ने इसकी मार्केटिंग शुरू की, इसका कैंपेन शुरू किया और उसके बाद किसानों से मिल कर के हर किसान का बीमा करने का इन्होंने प्रयास किया। क्योंकि जितना बीमा होगा उतनी ही सब्सिडी सरकार की तरफ से उनके खाते में आ जाएगी। मान लीजिए कि उन्होंने 100 किसानों का बीमा किया, तो 98 रुपए के हिसाब से सरकार जो देने वाली है उसमें लगभग 49 रुपये दे देगी राज्य सरकार, 49 रुपये दे देगी केंद्र सरकार। तो ये पैसा तो बीमा कंपनी के खाते में आ गया। लेकिन अब बारी आती है किसान की, जो कि मेन उसका बेनिफिशियरी है, उसका लाभार्थी है उस योजना का। 2016 में जब इस योजना को लॉन्च किया गया, तब इसे कृषि से जुड़े लोन के साथ ही अटैच कर दिया गया था। यानी कि अगर आप एग्रीकल्चर का लोन लेते हैं तो आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खुद ब खुद मिल जाएगी और उसके लिए एक अलग से फॉर्म होता था और आप एलिजिबल रहेंगे। क्रॉप लॉस यानी फसल के नुकसान होने पर कह सकते हैं कि उसका हर्जाना पाने के पात्र रहते हैं। लेकिन 2020 में उसमें संशोधन किए गए और इस अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया। अब आपके पास विकल्प हैं कि अगर आप एग्रीकल्चर लोन लेते हैं, कृषि से जुड़ा ऋण लेते हैं, तो आप फसल बीमा योजना लेना चाहते हैं या नहीं, आपकी मर्ज़ी है। ये तो एक बदलाव हुआ। उसके बाद एक फैक्ट की बात अगर मैं करूं तो प्रति एकड़ ऑन एन एवरेज लगभग 35 से 38 हज़ार के आसपास बैठता है इसका हर्जाना, मुआवजा, क्लेम यानी दावा। अगर आपकी फसल मान लीजिए धान की है और धान की फसल इसलिए अच्छी नहीं हुई या ख़राब हो गई क्योंकि बाढ़ में पूरी फसल डूब गई या फिर मॉनसून खराब रहा और पूरी फसल सूख गई, तो आपको 35,000 के आसपास क्लेम दावा आप कर सकते हैं और दावा आपको कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा। लेकिन आंकड़े इस बात के गवाह हैं और सरकार भी इस बात को मानती है कि देश में तमाम जगहों पर, यहाँ तक कि 2021 में संसद की स्थायी समिति ने जो संसद के पटल पर एक रिपोर्ट रखी थी, जिसमें ये माना गया था कि दावों का सही ढंग से निपटारा नहीं हो रहा है। और आप अच्छी तरह जानते हैं दोस्तों, किसान भाइयों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो मकसद था सरकार का, वो अगर पूरा हो जाता तो आत्महत्या के मामलों में बहुत बड़ी कमी आ जाती। अभी हाल में मार्च के ही महीने में जो ओलावृष्टि और बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई है, उससे तमाम जगहों पर गेहूं, चने, सरसों, मटर समेत तमाम जो रबी फसलें खेतों में खड़ी थीं, वो सभी नष्ट हो गईं। और उन फसलों के लिए कई जगहों पर किसानों की मौत से जुड़ी खबरें आई, जिसमें किसी को हार्ट अटैक हो गया तो किसी ने सुसाइड कर लिया। ये बहुत बड़ी दुखद स्थिति है भारत के लिए, उस भारत के लिए जो नया भारत बनने का स्वप्न देख रहा है, जो भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और जो विकासशील भारत से विकसित भारत बनना चाहता है। दरअसल आपको बता दूं कि इस बीमा योजना का जो खाका है वो इतना बेहतरीन है कि
किसानों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि एक उदाहरण के तौर पर मैं इसको समझाऊं कि आपकी फसल कट गई और खेत से खलिहान में पहुंच गई, और कटने के 14 दिन के बाद तक दावे आपके बनते हैं। यानी अगर आपने बीमा करवा रखा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ले रखी है, तो अगर 14 दिन के भीतर, कटाई के 14 दिन के भीतर भी खलिहान में जब अनाज पड़ा हुआ है, उस दौरान अचानक, क्योंकि प्री मानसून सीजन आप जानते ही हैं कि बहुत अचानक मौसमी गतिविधियां होती हैं, और ऐसे में खलिहानों में और कई बार मंडियों में बहुत ज़्यादा पैमाने पर नुकसान होता है। तो ऐसे में वहाँ पर अगर अचानक बारिश आ जाए, ओलावृष्टि हो जाए और उससे फसल नष्ट हो जाए, तो उसमें भी कवरेज था, यानी कि उसका भी रिस्क कवर आपको मिलता है। लेकिन सवाल यही है कि अगर नीयत साफ हो तब। दरअसल इस देश में सिस्टम की इतनी खामी है कि आज भी उत्तर प्रदेश का ही उदाहरण ले लें या मध्य प्रदेश का उदाहरण लें, तमाम जगहों पर पूरे सिस्टम में खामियां ही खामियां हैं। आए दिन आपको इंटरनेट पर, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अलग अलग रिश्वत के, भ्रष्टाचार के वीडियो या वाकये सामने आते रहते हैं। लेकिन समस्या ये है, बात की जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की, बात की जाती है प्रधानमंत्री आवास योजना की और अन्य तमाम सरकारी योजनाओं की, जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सभी भाषणों में, आमतौर पर जब विकास से जुड़ी बातें हो रही होती हैं और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाने का जिक्र या गिनाने का समय आता है, तो ये वो ज़रूर उस एग्ज़ाम्पल को देते हैं जब एक समय था कि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने कहा था भाषण में कि दिल्ली से चलता है 1 रुपया तो 16 पैसा लाभार्थी के खाते में पहुंचता है, और प्रधानमंत्री कहते हैं कि आज 100 का 100 पैसा, 1 रुपये का 100 पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचता है। डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफ़र जब से शुरू हुआ, डीबीटीएल, तब से निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा लाभार्थियों को मिलने लगा है। ख़ासतौर पर अगर आप बात करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उसकी, तो जो 2,000 रुपये करके 3 किस्त जाती है साल की, 6,000 रुपये किसानों के खातों में, वो निश्चित तौर पर किसानों को मिलने लगी है। अगर यही किसी सुविधा केंद्र के माध्यम से या पंचायत के माध्यम से या फिर ज़िला सहकारी समितियों के माध्यम से किया गया होता, तो पैसे का क्या हाल होता आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे मंडी समितियां हैं और एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, लेकिन किसके लिए है आप सभी जानते हैं, किसको उसका फ़ायदा मिलता है ये भी सभी जानते हैं। कई बार जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया गया होता है सरकार की तरफ से, उससे भी बहुत कम दाम में किसान अपना अनाज बेचने पर मजबूर होता है। अगर ऐसी स्थिति है तो किसान को कब आप दोगुनी आय दे पाएंगे लागत से? आय को दोगुनी तब कब तक कर पाएंगे? ये दावे करना और योजनाएं बनाना या विचार बनाना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसमें जो लूप होल्स यानी खामियां, कमियां, कि किस तरह से उस व्यवस्था को कुछ लोग या पूरा का पूरा हमारा सिस्टम डैमेज कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, उसको कैसे दुरुस्त किया जाए। बड़े सपने देखने चाहिए, बड़ी बातें करनी चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग एक तरफ अगर बन रहा है तो गांव की सड़क भी दूसरी तरफ बननी चाहिए। ये जब तक नहीं होगा तब तक ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क आप पहुंचा देंगे पंचायत घरों तक, उसका लाभ कौन लेगा? मुखिया लेगा। अभी आप राशन की बात कर लें, जो सरकारी रेट पर सामान मिलने वाली जो दुकानें होती हैं, जिसे कोटा कहते हैं, तो कोटे से जो राशन मिलता है उसका कितना हिस्सा बेच दिया जाता है और कितना हिस्सा लाभार्थी को मिलता है, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं और सरकार भी अच्छी तरह जानती है। लेकिन सब कुछ चल रहा है और कई सारे लोग कहते हैं कि चलने दीजिए इसी तरह से। तो इसी तरह से अगर चलेगा तो निश्चित तौर पर भारत $5 ट्रिलियन की इकॉनमी तो नहीं बनेगा और भारत विकासशील देश से विकसित भी नहीं बनेगा, क्योंकि जब तक अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति विकसित नहीं होगा, आत्मनिर्भर नहीं होगा और वो अपनी हर ज़रूरत के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो भूमिहीन मजदूर हो, जब तक वो सक्षम नहीं होगा, तब तक भारत ये दावा नहीं कर सकता है कि भारत अब विकसित देश बन गया है। और उस व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में
हमारा जो सिस्टम है पूरा, हमारे जो सिस्टम में बैठे लोग हैं, वो भ्रष्ट मानसिकता, भ्रष्ट सोच और दूसरे तरीक़ों से पैसे कमाकर जीवन के सुख भोगने की जो लालसा है, वो लोग उस अंतिम व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की राह में बड़ी बाधा हैं। दरअसल मुझे लगता है कि सरकार की नीतियां जो हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो या फिर स्वच्छ भारत अभियान हो या फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हो, जो भी योजनाएं हैं बहुत ही बेहतरीन हैं। उन योजनाओं का खाका अगर आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में अगर इन योजनाओं को 100% लागू कर दिया जाए तो आज जो बिल्कुल भी निर्धन व्यक्ति है वो भी सम्मानपूर्वक जीवन जी पाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? क्या ऐसा होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं? मुझे नहीं लगता है कि 98% लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से मैं यही निवेदन करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि किसान भाइयों की पीड़ा अगर दूर करनी है, किसान भाइयों को अगर आत्महत्या के विचार दिमाग में ना आए, इस स्थिति में ले जाना है और किसी आपदा में उनको किसी तरह का दुख न पहुँचे, इस स्थिति में ले जाना है, तो सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए काम करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत अच्छी है, लेकिन धरातल पर उसका जो रिज़ल्ट है हमारे सामने, वो बहुत पुअर है, बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब है और ये देश के लिए, देश की व्यवस्था के लिए, देश की सरकार के लिए चिंता का विषय है, दुख का विषय है। इस पे ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसमें जो बीमा कंपनियां हैं मालामाल वो हो रही हैं, जो बिचौलिए संस्थाएं हैं यानी ब्रोकर कंपनी हैं, दलाल एजेंसियां हैं, वो मालामाल हो रही हैं और किसानों के लिए जो सरकारी खाते से पैसा निकलता है, जो आम लोगों के टैक्स से सरकार के पास जाता है और सरकार उस टैक्स से किसानों को देना चाहती है, वो सरकार किसानों तक नहीं पहुंचा पा रही है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मुझे लगता है कि बहुत ही घाटे का सौदा अब तक साबित हुई है, सरकार की तरफ से और किसानों की तरफ से भी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया आप ज़रूर लिखें। मेरी कोशिश होगी थोड़ा और डिटेल में आपसे बात करने की और तथ्यों के साथ और लेटेस्ट फिगर्स के साथ कि अब तक कितने किसानों को कवर किया गया है, कितने एकड़ जो है बीमा वो किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है और पिछले जो 5, 6 या 7 सालों का जो इतिहास रहा इस योजना के लागू होने के बाद का, उस दौरान कितने दावों का निपटान अब तक सरकार की तरफ से किया गया है, इसकी बात हम करेंगे अगले वीडियोज़ में। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ। धन्यवाद।